हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट टाइम यार डिस्कस अबाउट द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तक हम लोग आ चुके थे। एंथैल्पी एटमाइजेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, दिस इज़ द वेरी सिंपल कंसेप्ट। क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल को हमको पता है कोई भी मॉलिक्यूल बनता है एटम से। एक या एक तरह के एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम से कंबाइन होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके कोई मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है। तो इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड से हमको क्या करना है, एटम में कन्वर्ट कर देना है। मतलब सिंपल सी अगर बात देखें हम लोग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये क्या बन गए इसके एटम्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये क्या बन गए इसके एटॉमिक स्टेट बन गया, राइट। तो इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ के उनके एटम में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी या फिर एंथैल्पी जितनी यूज हो रही है, उस एंथैल्पी को बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। उसको बोलेंगे हम लोग एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है H, ठीक है। इसकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है 435.0 किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ पे एटमाइजेशन एंथैल्पी को यहाँ पे स्मॉल a कर दो, राइट। दिस इज द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लोग एटम में कन्वर्ट करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी पर मोल के हिसाब से। अब देख लो, और एक साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एटम तो बन गया, साथ साथ देखो अगर हम लोग इसको अच्छे से इस तरह से अगर हम लोग समझे, ये दो हाइड्रोजन के बीच क्या है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो इस एटमाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये वाले केस में जो एटमाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन है उसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी कितनी लग रही है, उतनी ही लग रही है। तो इट्स आल्सो नोन एज अ बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। नाउ अभी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। मीथेन का देखोगे तो मीथेन के एटमाइजेशन एंथैल्पी CH4। बस मीथेन वाले केस में सिर्फ आपको इतना ही समझना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो भी कन्वर्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है। 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और क्या है बाकी 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे, एटम फॉर्म में, राइट। इसके एटमाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा AH 1665 किलो जूल और मोल। तो मीथेन के एटमाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सबके सब क्या है, अपने गैसी स्टेट में, राइट। ये भी चीज़ भी समझ लेना। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा एटमाइजेशन एंथैल्पी मीथेन के कैसे बनेगी। मीथेन के अंदर कितने एटम्स है, टोटल 5 एटम, एक कार्बन बाकी 4 हाइड्रोजन, बस उनसे हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग और कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोडियम, राइट। जब भी हम लोग सोडियम सॉलिड हम लोग लेबोरेटरी में देखते हैं, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम के मेटल एक दूसरे से अटैच होते हैं, तब वो एटम फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं रहता, सॉलिड फॉर्म रहता है, एटम फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इस सोडियम के जो होते हैं ना, बहुत सारे सोडियम आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में, मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं मेटालिक बॉन्ड। इनको अगर हम लोग थोड़ी एनर्जी दे दें, सोडियम सॉलिड है यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ी सी एनर्जी दे दें, एंथैल्पी दे दो, तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा ये, सोडियम गैस, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। सोडियम जो कंबाइन थे बहुत सारे सोडियम सेपरेट हो गया, यानी क्या बन गया, एटम बन गया। और यहाँ पे जो एंथैल्पी होती है, जितनी एनर्जी यूज हो रही है, दिस एटमाइजेशन एंथैल्पी। साथ साथ यहाँ पे हम लोग सब्लिमेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने G लिखा है यानी गैसी स्टेट, यहाँ पे S लिखा है यानी सॉलिड स्टेट। सब्लिम हो रहा है, सॉलिड टू क्या जा रहा है, गैस में। तो यहाँ पे जितनी एटमाइजेशन एंथैल्पी है उतनी एंथैल्पी किसकी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी। बोथ आर सेम। कितनी है इसकी एनर्जी, 108। एटमाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी बोथ आर सेम फॉर दिस केस, बिकॉज सोडियम सॉलिड टू गैस जा रहा है, ठीक है। देखो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल वाले केस में एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी आर सेम। जैसे Cl2 का आप देखोगे तो Cl2 में क्या हो जाएगा, Cl प्लस Cl, दोनों क्या हो जाएगा, एटॉमिक कन्वर्ट। जितनी एनर्जी कहाँ हो रही है, यूज हो रही है, जितने हम लोग एंथैल्पी दे रहे हैं, इस नॉन एज अ एटमाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। क्लियर होगा आपको। देखो इसके नेक्स्ट में देखते हैं अभी, हाँ इसके बाद आ रहा है बॉन्ड एंथैल्पी।
भाई बॉन्ड एंथैल्पी समझ चुके हो आप लोग, बहुत सिंपल, ठीक है। बस इसका डिनोट किया जाता है डेल्टा, यहाँ पे आपको बॉन्ड लिख देना है H, ठीक है, इससे डिनोट होगा बस, और कुछ ज़्यादा समझना नहीं। डेल्टा ठीक है, इस तरह हमको डिनोट करना है बॉन्ड एंथैल्पी को। और बॉन्ड एंथैल्पी जैसे एग्जांपल देखें तो जस्ट हम लोग देख लिया था हाइड्रोजन वाला H कितना था एटॉमिक एंथैल्पी 435 किलो जूल पर, वही क्या थी बॉन्ड एंथैल्पी। Cl2 वाला केस भी क्या था Cl प्लस Cl, क्या बन रहे हैं, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो एंथैल्पी आएगी बॉन्ड एंथैल्पी। Cl की बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितनी दे रखी है 242, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है 242 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बाद में O2 का देख लो, O2 एक मॉलिक्यूल है, O2 ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, इट्स ओके, O बनेगा दैट इज, और क्या बनेगा O। यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी बनेगी वो है 428 किलो जूल पर मोल। तो देखो ये क्या होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग रही है वो क्या होगी बॉन्ड एंथैल्पी। H की तो आपको पता है 435 किलो जूल पर मोल। अब इस वाले केस में बॉन्ड एंथैल्पी एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आ गया केस, ठीक है। दिस केस इज फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तब मेन बॉन्ड एंथैल्पी कंसिडर किया जाता है, तब जो कंसिडर किया जाता है वो कंसिडर किया जाता है मेन बॉन्ड एंथैल्पी। मेन बॉन्ड एंथैल्पी क्यों कंसिडर करते हैं, क्या होता है मेन बॉन्ड एंथैल्पी, देखते हैं मीथेन वाले एग्जांपल से। ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल था, इनकी सिंपल बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी इस तरह के, मीथेन कितने आइटम से भाई 4 आइटम से, नॉट डायटोमिक 4 आइटम है, ठीक है। तो ये वाले केस में बॉन्ड एंथैल्पी मेन बॉन्ड एंथैल्पी जाती है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग CH4 को ब्रेक करते हैं तो एक ही साथ 4 के 4 हाइड्रोजन नहीं निकलते, स्टेप बाय स्टेप रिमूव होते हैं। पहले क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, बचा कितना 3, एक हाइड्रोजन को निकाल दो। अभी जो CH3 बचा, इस 3 में से CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बचा कितना CH2 प्लस H, इस CH2 में से निकाल दो, बचा CH प्लस H, अब ये CH में से निकाल दो, बचा C प्लस H। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो एंथैल्पी आएगी वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो एंथैल्पी आएगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे डेटा दे ही रखा है मीथेन के लिए, हाँ फर्स्ट के लिए 427, इसका है 427 किलो जूल पर मोल, सेकेंड 439, 452, 347। देखो बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिख रहे हैं तो ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंट है, इतना खास डिफरेंट भी नहीं है। लेकिन ये वाले केस में जब भी हम लोग इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स हमने मेजर कर ली, लेकिन ये नहीं चलेगी। ये क्या सेपरेट वाइज हम लोग किसी के लिए सेपरेट वाइज बॉन्ड एंथैल्पी नहीं दे सकते। हमको अगर बॉन्ड एंथैल्पी रिप्रेजेंट करनी किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो जैसे C और H के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, तो हम लोग इतना सारा डेटा तो नहीं दे सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो चारों को प्लस कर दो, प्लस 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 डिवाइड बाय 4, तो जो एंथैल्पी आएगी वो क्या हो जाएगी, मीन एंथैल्पी क्या कहलाएगी, CH की बॉन्ड एंथैल्पी। मीन CH जैसे पॉलीएटॉमिक के लिए मीन एंथैल्पी का ही यूज़ किया जाएगा। इसके मीन एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे आप तो आएगी 416 किलो जूल पर मोल। अभी ये वेरी भी कर सकते हैं। अभी CH क्या है, जैसे बात करते हैं CH3CH2NO2, ठीक है। ये वाले केस में जो CH की बॉन्ड एंथैल्पी वो अलग होगी, ये वाले केस में सिंपल हाइड्रोकार्बन वाले केस में क्या होगी, अलग हो सकती है, या फिर मीथेन वाले केस में। तो ये क्या हो सकती है, बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग हो सकती है। तो मेन बॉन्ड एंथैल्पी 416 के अराउंड ही रहेगी। इसके जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी CH के बीच वो ज़्यादा वेरी नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल वेरिएशन होते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेन बॉन्ड एंथैल्पी को कंसिडर किया जाता है। साथ साथ देखो जब भी रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और क्या बनता है, प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होना, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होना, ये सारा क्या चलता है रिएक्शन के अंदर, साइमल्टेनियसली चलता है। ये वाले केस में रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो होता यूँ है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, एटम्स में करंट होते हैं और उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट बॉन्ड के बॉन्ड ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इसका जो हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन एंथैल्पी। अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में मिल जाती है, दैट मीन्स हमको क्या करेंगे, एंथैल्पी देनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए। अगर इसकी वैल्यू हमको अगर नेगेटिव मिलती है तो हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं, क्या करेगा, अपने में से एनर्जी रिलीज करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे एक चार्ट भी दे रहेगा, सब मेन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ किलोजूल, तो वो आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। ये जो है ये टेक्स्ट बुक में दे रखी है, मेन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल एटम्स, आप देख लेना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच, कार्बन एंड कार्बन के बीच, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन कार्बन के बीच, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच, ठीक है। ये आप देख लेना मेन बॉन्ड एंथैल्पीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट आती है लेटिस एंथैल्पी। तो देखो सबसे पहले लेटिस वर्ड को समझो, लेटिस क्या होता है। देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है जैसे NaCl, MgCl2, पोटेशियम आयोडाइड, राइट, ये सारा आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमेशा एक लेटिस एक होता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर एक उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक होते हैं ना जाली वाला स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, लाइक दैट, ये क्या करते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। NaCl का आपको सबसे कॉमन पता होगा। तो इसका हम लोग अगर बात करें NaCl का, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है क्रिस्टल, वो इस फॉर्म में होता है। ये इस तरह के लेटिस फॉर्म में होता है। लेटिस क्यों बोला जाता है, बिकॉज जाली को क्या बोला जाता है, लेटिस बोला जाता है इंग्लिश में, राइट। तो इस तरह का लेटिस फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द क्लोरीन Cl माइनस, एंड जो स्मॉल दिख रहा है दिस इज द सोडियम प्लस Cl माइनस। इस तरह से क्या करते हैं, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी क्रिस्टल का, इस क्रिस्टल को क्या करना है, हम लोग को ब्रेक करना है। इस जितने भी सारे जो बॉन्ड बन रहे, जो जितने भी आयनिक इंटरेक्शन है आयनों के बीच, प्लस एंड माइनस के बीच, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, जितना भी इंटरेक्शन है, इन पूरे इंटरेक्शन को, यानी ये कितना होना चाहिए, 1 मोल NaCl, यानी 1 मोल लेटिस, ठीक है। ये 1 मोल लेटिस के जो एटम्स है, यहाँ पे क्या है, NaCl सॉलिड, ये क्या है, 1 मोल है, ये 1 मोल लेटिस स्ट्रक्चर है। इस लेटिस स्ट्रक्चर को हम लोग को एक तो स्ट्रक्चर को ब्रेक भी करना है, एज वेल एज सोडियम को किस फॉर्म में ले जाना है, गैसियस फॉर्म में, प्लस क्लोरीन को किस फॉर्म में ले जाना है, गैसियस फॉर्म में। NaCl के ये वाले स्ट्रक्चर को तोड़ना है, साथ साथ सोडियम तो सॉलिड होता है, क्लोरीन तो चलो गैस होती है, अगर सेपरेट हो जाते हैं तो इसको तोड़ना भी है। सोडियम को क्या करना है, गैसेस फॉर्म में बनाना है, Cl को भी गैसेस फॉर्म में करना है। और इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, काफ़ी इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल दो, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस।
सिंपली अगर बात बोल दो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो इस लेटिस को हमको इतनी एनर्जी देनी है, इतनी एनर्जी देनी है, जिससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो Na और Cl है वो क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो पूरा पूरा लेटिस क्या होगा, ब्रेक हो गया। और पूरे के पूरे लेटिस को ब्रेक करने में जो एंथैल्पी लगेगी, पूरे के पूरे लेटिस को जो ब्रेक करने में जो एंथैल्पी हमको लगेगी, यानी एनर्जी हमको लगेगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे लेटिस एंथैल्पी। उसको हम बोलेंगे लेटिस एंथैल्पी। लेकिन देखो ये सारी चीज़ समझ में तो आ गई, हाँ भाई लेटिस को ब्रेक करना है और सोडियम गैस बनानी, क्लोरीन गैस एक दूसरे से काफ़ी दूर होना चाहिए, इतना हम लोग को एनर्जी देनी है। तोड़ना भी एक दूसरे से दूर भी करना, आयंस फॉर्म में। आयन लिखना बहुत जरूरी है, Cl-, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया। अब जब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली लेटिस एंथैल्पी मेजर करना है, फिर फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा क्या है, ये टफ कंसेप्ट है। तो इसको कैसे समझे, देखो थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है। सो हम लोग चलते हैं एक डायग्राम पे, लेटिस एंथैल्पी डायग्राम। कैन यू सी दिस डायग्राम, ओके ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक लेटिस एंथैल्पी डायग्राम है। तो अगर हम लोग को जैसे पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को क्या करना है, लेटिस एंथैल्पी मतलब क्या होता है, NaCl सॉलिड, ओहो NaCl सॉलिड क्या करना है, Na प्लस एंड Cl माइनस गैसियस फॉर्म, राइट। ये हमको करना है। हम लोग क्या करना है, NaCl का जो क्रिस्टल है, लेटिस है, उसको हम लोग ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग को NaCl तो दिख रहा है, ठीक है। NaCl कैसा है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे NaCl सॉलिड फॉर्म में है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक रखना सामने, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है दे रहा हो तो। आई थिंक दिस इज अ क्लियर, नो डाउट। अगर क्लियर नहीं दिखा जा रहा तो आप सामने बुक रखता। यहाँ पे NaCl सॉलिड दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, Na और Cl को ब्रेक करना है। जब हम सोडियम और क्लोराइड को ब्रेक करते हैं, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, NaCl सॉलिड को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने क्या होगा, सोडियम किस फॉर्म में होता है भैया, सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, क्लोरीन होता है गैसियस फॉर्म में। ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैसियस फॉर्म में टूट गया है। Cl2 लिख दिया है, Cl2 हाफ Cl2, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल इसलिए क्या कर दिया आगे, हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉलिड बन गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में कितनी एनर्जी लगी यहाँ पे देखो एरो अप टू डाउन दे रखा है, एरो अप टू डाउन दे रखा है, इसलिए क्या रखा है यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखी है, -4112। लेकिन हमको समझना कैसा है, हम क्या समझेंगे, डाउन टू अप। तो डाउन टू अप इसकी एनर्जी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, प्लस में ग्राउंड करेंगे, 4112 किलो जूल पर मोल, राइट। ये क्या हो जाएगी, ये एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाती है। सोडियम प्लस एंड Cl2 की माइनस Cl2 के बीच रिएक्शन होकर NaCl बनता है, उसका क्या कहलाता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। लेकिन कैसे, इस साइड रिएक्शन क्या है, इस साइड। हमको इसको रिवर्स समझना है, NaCl से यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग क्या रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है, क्लियर इतना। अब चलो आगे, Cl2 जो गैसेस फॉर्म है, Cl2 गैसेस फॉर्म को रिमेन वैसे के वैसे रखना है। सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है उसको क्या करना है, गैसेस फॉर्म में। तब एनर्जी कितनी देनी है, 108.4 किलो जूल। यहाँ पे जो एनर्जी लगे कितनी रख लिए, 108.4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम गैस Cl2 क्या है, रिमेन। Cl2 से हम लोग Cl2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ Cl2 क्या है, रिमेन है, वैसे का वैसा है। अब क्या हो जाएगा, सोडियम गैस तो बन गया, लेकिन क्या सोडियम आयन फॉर्म में है, हमको बनाना क्या है, सोडियम आयन फॉर्म में बनाना है। तो चलो सोडियम गैस बन गया, सोडियम को क्या करेंगे, आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सोडियम में से हमको क्या करना है, सोडियम में से Na प्लस बनना है, उसमें से क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस। तो यहाँ से सोडियम गैस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है, दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी 495.6। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ आयनाइजेशन। यहाँ पे डेल्टा IH लिखा भी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 3-4 में। नेक्स्ट चलते, चलो सोडियम प्लस तो बन गया, हमको सोडियम प्लस मिल गया, चलो सोडियम प्लस मिल गया, वी आर सेटिस्फाइड। बट
अब Cl माइनस हमको बनाना है। क्या Cl माइनस बना? अब तक नहीं बना। तो Cl माइनस कैसे बनाओगे? तो ये जो रीमेन था अब तक का, यहाँ पे भी रीमेन था, यहाँ पे रीमेन चल वैसे का वैसा। अब इसको क्या करना है हम लोग को? Cl2 है, तो Cl2 को क्या करना है हम लोग को? ब्रेक करना है। Cl2 को हम लोग क्या करना है? यहाँ से ब्रेक करना है। तो बॉन्ड एंथैल्पी बोल रहा है, तो फिर एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो ये 121, दिस इज द 121 इज द बॉन्ड एंथैल्पी। क्या हो जाएगा? Cl गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लेकिन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, Cl गैस, Cl जिस एटम बन गया है। अब इसको आयन फॉर्म में, Cl हमको क्या चाहिए? माइनस फॉर्म में। तो Cl माइनस कब मिलेगा? जब Cl को कहाँ में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। और जब Cl को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो Cl एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस स्टेप से क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज वाई क्या आएगा? एरो नीचे आएगा, दैट इज वाई एरो क्या आ जाएगा? नीचे। अब ये वाले स्टेज में देखना, सोडियम प्लस तो हमको मिल गया। अब ये वाले स्टेज में सोडियम प्लस तो मिल गया यहाँ से, और हमको Cl माइनस भी मिल गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से Cl माइनस भी हमको मिल गया। तो यहाँ इस लेवल में यहाँ से यहाँ की जो एंथैल्पी हो क्या होगी? लेटिस एंथैल्पी होगी, क्योंकि सोडियम प्लस Cl माइनस क्या बनेगा? NaCl सॉलिड। सोडियम प्लस Cl माइनस गैस क्या बन जाएगा? NaCl सॉलिड। तो यहाँ तो ऐसे कर लो, ठीक है। NaCl सॉलिड से नहीं, क्या Na प्लस Cl बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? लेटिस एंथैल्पी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तोड़ना हो तो ये खुद में खुद फॉर्म हो जाएगा, तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। दो तरह से काम होगा, तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और ये क्या हो जाएगी? लेटिस एंथैल्पी। अगर आप क्या करो, आप सिंपली क्या कर दो, इस साइड की जो एनर्जी है क्लियर हो चुका होगा आपको, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस साइड वाली एनर्जी जो है ऑल ओवर इसका प्लस कर दो, इसमें से कितनी माइनस करनी है आप लोग को? 348 क्या करनी है? माइनस। इसका प्लस करो, उसमें से क्या करो? 348 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगी लेटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे दे रखा होगा, लेट मी चेक। क्या करना है? 411108956 इनका प्लस कर दो, तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। फोर 112108495 121 minus 137 minus 348.6। देखो ये अप्रोच कितना आता है टोटल करके? 1137 माइनस हम लोग क्या करना है? 348। 1137 क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? 1137, ठीक है, अप्रोक्स। उसमें से क्या कर दो? माइनस 348 कर दो, क्या मिल जाएगा हमको? लेटिस एंथैल्पी। तो इसकी लेटिस एंथैल्पी इसमें माइनस करोगे हम लोग, इसकी लेटिस एंथैल्पी मिलती है 788 किलो जूल पर मोल। दिस इज लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है लेटिस एंथैल्पी को। ओके, लेटिस एंथैल्पी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो लेटिस एंथैल्पी आपको क्लियर है। अभी लेटिस एंथैल्पी में वो एक बात और हो जाती है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो होता क्या है, जब NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन एंथैल्पी होती है। सॉल्यूशन एंथैल्पी होती है जो क्या करती है? रिलीज करती है। सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या करती है? एनर्जी को रिलीज करती है, एमिट करती है, यानी एंथैल्पी माइनस फॉर्म में होती है। तो अगर वाटर की अगर बात करें, देखो जो एंथैल्पी सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन लेटिस एंथैल्पी प्लस इसको हम लोग सॉल्वेशन बोल दो, या फिर वाटर की अगर बात करते हैं तो इसको हाइड्रेशन कंसीडर कर सकते हैं हम लोग H, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं NaCl के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं NaCl आयनिक कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी पता चल गई 788
इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है -784 किलो जूल पर मोल। तो जो बचा क्या आएगा, +4 किलो जूल पर मोल। यानी ये ऐसे समझो कि क्या हो रहा है, एक लेटिस को हम लोगों ने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो वाटर के अंदर जब डिजोल्व होता है तो लेटिस तो ब्रेक हो रहा है, तो लेटिस एंथैल्पी, चलो लेटिस एंथैल्पी कितनी है 788, लेटिस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये 788 एंथैल्पी कहाँ से आएगी, यहाँ से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जब कंपाउंड NaCl Na प्लस एक्वस, एक्वस मीन्स इसका हाइड्रेशन हो चुका, कहाँ, ये पानी के अंदर है, तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डालते हैं, हम लोग डिजोल्व करते हैं, तब ये क्या हो जाता है, अपना आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस फॉर्म में आ जाता है। तो उस समय क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी क्या होती है, लेटिस में यूज़ होती है, लेटिस ब्रेक करने में वही एनर्जी यूज़ होती है। और यहाँ पे क्या रखा है, +4 किलो जूल। तो ये क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन एंथैल्पी। यानी ये किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। पॉजिटिव में आ रही है मतलब सॉल्ट को अगर हम डिजोल्व करना चाहेंगे आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर, तो हम लोग को थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ेगी, यानी देनी नहीं पड़ेगी, ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग को बहुत फास्टली मतलब कम सॉल्वेंट के अंदर हमको ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व करवाना है, तो हमको एनर्जी बाहर से देनी भी पड़ती। तो भी तो हम लोग बोलते हैं ना कि सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पर हम सॉल्ट क्या होता है, अच्छे से डिजोल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। आई होप यू गॉट इट। लेटिस एंथैल्पी कंसेप्ट यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी जस्ट अभी जो बताया बस उसका एक छोटा सा कंसेप्ट ही है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिनोट करते हैं डेल्टा सोल H, ठीक है। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अभी बताया NaCl सॉलिड, Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। ये कोई आयनिक कंपाउंड AB, देखो एक कोई आयनिक कंपाउंड AB, इससे बन रहा है A प्लस B माइनस, A प्लस बन रहा है और B माइनस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे जो एंथैल्पी क्या है, ये सॉल्यूशन एंथैल्पी। यहाँ पे एंथैल्पी क्या है, सॉल्यूशन एंथैल्पी। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, लेटिस ब्रेक होगा। देखो एक तो क्या होगा, डायरेक्ट कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग कंसेप्ट वाइज समझते, स्टेप वाइज। क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेटिस ब्रेक होगा। लेटिस ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, A प्लस B A प्लस B क्या बनेगा, सॉलिड बन सकता है, B क्या हो सकता है, सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। ये क्या हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी, और नहीं गैसेस फॉर्म में कंसीडर किया जाता है इसको। पूरा का पूरा लेटिस एंथैल्पी मतलब पूरा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये लेटिस एंथैल्पी। लेटिस के लिए यूज़ करते हैं लेटिस H, ठीक है। अभी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब क्या हो रहा है, ये जो गैसेस फॉर्म है इसके अंदर क्या, इसके साथ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल कैसे अटैच होते हैं भी ध्यान रखना। एक्वस मतलब क्या, A प्लस एक्वस, सोडियम एक्वस मतलब कैसे होता है, देखो सोडियम एक्वस मतलब क्या होता है, सोडियम एक्वस मतलब सोडियम हो गया, ये हमने किसके अंदर डिजोल्व किया, वाटर के अंदर, तो ये हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से कि वाटर ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, हर ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन शो करेगा सोडियम के साथ। तो इस तरह का इंटरेक्शन, दिस इज नॉन एज अ सोडियम एक्वस। Cl माइनस दैट मीन्स डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन। ये क्या होगा, Cl एक्वस, यानी वाटर मॉलिक्यूल से घिरे हुए आयंस इज नॉन एज अ एक्वस आयंस। आई होप ये क्लियर होगा। तो दिस इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लेटिस एंथैल्पी।
का प्लस करोगे तो हमको मिल जाती है सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाती है। तो यहाँ पे और कुछ लिखा है कुछ खास? देखो जब क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हम लोग पता है सॉल्यूशन एंथैल्पी इज इक्वल टू लेटिस प्लस हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन, देखो अगर कोई अदर सॉल्वेंट होगा तो हाइड्रेशन यूज नहीं होगा, हाइड्रेशन HYD हाइड्रेशन यूज नहीं होगा, तब हम क्या लिखेंगे, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन यानी कोई अदर सॉल्वेंट होगा, जैसे मिथेनॉल इथेनॉल की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट तो सॉल्वेशन यूज करते हैं वर्ड, और अगर वाटर होगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रेशन यूज करेंगे। लेटिस प्लस हाइड्रेशन। अब बात करते हैं कि सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड हमको पता है इजीली वाटर में क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। इजीली क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि सोडियम का जो सोडियम और क्लोराइड का जो इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू सोडियम फ्लोराइड के कंपेरिजन में कम इंटरेक्शन होता है। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि क्लोरीन की साइज ज़्यादा है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होगी, किसके कंपेरिजन में, NaCl के कंपेरिजन। सोडियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी NaCl कंपेरिजन में कम होगी, बिकॉज इस कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी, इससे कंपाउंड की फ्लोराइड की क्या होती है, जनरली लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, दैट इज वाई फ्लोराइड आर लेस सॉल्युबल दैन कंपेयर टू क्लोराइड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मतलब देखो क्या हो कि कोई कंपाउंड है, कोई एनी कंपाउंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं। सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट। जैसे इसका पर्सनल एग्जांपल आप देखें तो NaCl ले लो, सॉल्वेंट ले लो, वाटर H2O, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसका क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट होगा, यानी ये 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, या तो ये क्या हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, ठीक है। तो हर सॉल्वेंट के वेरिएशन के साथ साथ नहीं, क्या जो एंथैल्पी चेंजेस आएगा, यहाँ से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो एंथैल्पी चेंजेस आएगा, डेल्टा H इज नॉन एज अ डाइल्यूशन एंथैल्पी, ठीक है। तो किसी जैसे से हम लोग उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, एंथैल्पी चेंजेस वैसे से क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंजेस हमको मिलेगी। जिसको सिंपली एक एग्जांपल से देखते हैं। ओहो, सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl गैस, ठीक है। HCl गैस ली, यहाँ पे 1 मोल ली हमने, 1 मोल HCl गैस। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल है, 1 मोल HCl गैस ली, इसको हमने क्या कर दिया, 10 एक्वस, ठीक है, इसमें डिजोल्व कर दिया 10 मोल में, तो HCl डॉट 10 एक्वस, ये कंपाउंड, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन होगा HCl का हाइड्रेशन होगा, और यहाँ पे जो एंथैल्पी बनी वो है डेल्टा H 69.01 किलो जूल, राइट। HCl गैस, अभी हम लोग इसकी क्वांटिटी चेंज करते हैं, एक्वस कितने, 10 मोल वाटर लिया था, अब नेक्स्ट केस में हम लोग 25 मोल एक्वस लेते हैं, बनेगा HCl डॉट 25 एक्वस। यहाँ पे डेल्टा एच आएगा वो है 72.03 माइनस 72.03, यहाँ पे माइनस आएगा किलो जूल पर मोल। फर्दर गैस हम लोग क्या करते हैं, अभी बढ़ा देते हैं, 40
एक्वस, तो क्या हो जाएगा HCl 40 AQ, जब डेल्टा H आएगा माइनस सी HCl, यहाँ पे जो चेंजेस आएगा एंथैल्पी 74.84 किलो जूल पर मोल। तो दिस काइंड ऑफ एंथैल्पी वी कैन कंसिडर हियर। यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज S1, S2, S3। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, HCl गैस को ले रहे हैं, 1 मोल सब में 1 मोल गैस से हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग चेंज कर रहे हैं। वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करने से हो क्या, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, हम लोग को एंथैल्पी चेंज भी उस तरह से मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ने क्या इसी को डाइल्यूशन को अगर हम लोग इनफाइनाइट लेवल तक ले जाते हैं, HCl गैस एंड इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट ले लिया, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट लेने का मतलब क्या हो जाएगा, एस इतना अमाउंट कि जिससे क्या हो जाएगा H+Cl-, जो आयंस होते हैं H+Cl- का एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, तो उतना डाइल्यूशन करेंगे। तो हम लोग इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के बाद भी इसकी जो आ रही है एंथैल्पी चेंज, वो आ रही है -74 किलो जूल पर मोल आ रही है। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 72.79 है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो देखो इस तरह से क्या करें हम लोग, स्टेप बाय स्टेप्स क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं, और जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं एंथैल्पी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंजेस आ रही है, रिएक्शन जो डाइल्यूशन की जो एंथैल्पी आ रही है, चेंजेस क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना आ रहा है, -74 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग एक बात सिर्फ इतनी समझनी है कि जो S1 एंड S2 है, S1 एंड S2 में से क्या कर दो, S2 में क्या एंथैल्पी आ रही है 72, S2 में क्या आ रही है 72, इसमें क्या आ रही है 69.01। तो हम लोग करते हैं S2, हम लोग करते हैं S2 में से S1 माइनस, ठीक है। डेल्टा H फॉर 25 एक्वस माइनस डेल्टा H फॉर 10x 10 एक्वस, ठीक है। कितना आ रहा है इसका, -72.03 -69.01। तो कितना हो रहा है, ये मिल रहा है नियर अबाउट -3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जो डाइल्यूशन की वैल्यू है कितनी आ रही है, -3 किलो जूल पर, काफ़ी कम आ रही है। अगर हम लोग ने क्या यही चीज़ हम लोग क्या करें, S3 में से अगर S2 करें तो और भी कम हो जाएगी, और S4 में से S3 करेंगे तो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं डाइल्यूशन करने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो चेंजेस आ रही है इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन एंथैल्पी। इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन एंथैल्पी, कि भाई इतना डाइल्यूशन था तब इतना था, और ज़्यादा डाइल्यूशन कर हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते डाइल्यूशन हो गया तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाइल्यूशन ये तो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। उनका अगर माइनस देखेंगे कि डाइल्यूशन एंथैल्पी मतलब जब डाइल्यूशन करते हैं हम लोग तब एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, कितना डाइल्यूशन पे कितना एंथैल्पी चेंज आ रही हो, क्या होगी डाइल्यूशन एंथैल्पी। यहाँ पे डाइल्यूशन एंथैल्पी -3 किलो जूल आ रही है। S3 में से S2 जाओगे तो एंथैल्पी -3 से काफ़ी कम आएगी, क्योंकि 72.03 यहाँ पे जो डाइल्यूशन एंथैल्पी आएगी S3 माइनस S2 वो कितनी होगी, नियर अबाउट 0.7 होगी, ठीक है। 0.7 किलो जूल पर मोल इज नॉन एज ए डाइल्यूशन एंथैल्पी। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी देखो, स्पॉन्टेनिटी मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शंस, राइट। यहाँ तक कि हम लोग देख चुके हैं कि जब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की, तो थर्मोडायनामिक्स क्या बता रहा है हम लोग को, कोई रिएक्शन हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, जितना हीट एब्जॉर्ब होगी उतना वर्क होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग को बता रही है। बट कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग अब तक की समझ में नहीं आ रही है।
क्या कि थर्मोडायनेमिक तो हम लोग के बता रहे हैं कि हॉट टेम्परेचर जब होता है, जब हॉट होता है कोई चीज़, जैसे चाय का कप है, हॉट है, उसको हमने टेबल पे रख दिया, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये कोल्ड हो जाएगा, है ना। चाय का कप क्या हो जाएगा, ये हॉट से कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया। एज रूम टेम्परेचर हम लोग रख दिया वैसे के वैसे, ठंडी के मौसम में जल्दी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर, ये कैसी प्रोसीजर है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसीजर कैसे स्पॉन्टेनियस, हमने इसको कोई एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया ही नहीं, ये खुद में खुद हो गया। चाय खुद में खुद ठंडी होगी। ये वाले प्रोसेस में हो ये रहा है कि चाय के अंदर की जो हीट है, हीट कहाँ जा रही है, हीट जा रही है हायर टेम्परेचर, हीट कहाँ जा रही है, हायर टेम्परेचर टू जा रही है लोअर टेम्परेचर। तो इस वी कॉल दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस फिजिकल प्रोसेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉन्टेनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, फिर फिजिकल प्रोसेस की बात करें, तो हम लोग जानते हैं किसी सिलेंडर को, कभी एलपीजी का सिलेंडर लीकेज होता है, उसमें से क्या होती है, गैस रिलीज हो जाती है। अभी गैस रिलीज होती है और क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। सिलेंडर में से लीकेज है तो सिलेंडर की गैस बाहर निकल रही है, एक्सपांड हो रही है। सिलेंडर में कॉन्ट्रैक्ट थी, दबी हुई थी, प्रेशराइज थी, अब एक्सपांड हो रही है, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली एक्सपांड हो रही है। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। लेकिन क्या खुद में खुद कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, तो नहीं। गैस क्या हो सकती है, खुद में खुद एक्सपांड हो सकती है, लेकिन खुद में खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगरबत्ती का जो धुआं है, अगरबत्ती की जो स्मेल है, फूम्स है, वो घूम रहा है पूरे रूम में आ रहा है, लेकिन पूरे रूम से वापस अगरबत्ती में जाएगा नहीं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डायरेक्शन क्या है, मतलब कैसे समझे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे समझे हम लोग, ऐसा क्या थर्मोडायनामिकल कंसेप्ट यूज़ करें या फिर कैसे कौन से टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करें जिससे हमको पता चले कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो ये जो समझना है, ये हम लोग आगे कुछ क्राइटेरिया से समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में हमको पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको क्लियर, इरिवर्सिबल प्रोसेस, गैस सिलेंडर से बाहर निकली वापस नहीं आने वाली, इरिवर्सिबल, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होनी चाहिए, इरिवर्सिबल। और उसको अगर रिवर्सिबल करना पड़े तो कैसे, कब होगा, जब हम लोग उसको एक्सटर्नल प्रेशर देंगे या फिर एक्सटर्नल कुछ वर्क करेंगे। अगर सिलेंडर से गैस बाहर निकली और हमको क्या करना है, उसको रिवर्स करनी है, तो रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करना है, गैस कलेक्ट करनी पड़ेगी और वापस सिलेंडर में डालनी पड़ेगी। यानी हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है, इरिवर्सिबली हो रही है, तो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर इरिवर्सिबल और विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर वो रिवर्स नहीं करने वाली। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इतना क्लियर है। अब इसमें अगर इसमें पॉइंट देखते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट इसने यहाँ पे दिया रखा, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी। एक दे रखा है, ये कह रहे हैं कि क्या एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो क्या वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती है या फिर हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको बोल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तब जाके क्लियर होगा। इज डिक्रीज इन एंथैल्पी और क्राइटेरिया, is decrease in enthalpy a criterion for spontaneity। तो क्या कह रहा है कि एंथैल्पी का डिक्रीज होना, जो एंथैल्पी का डिक्रीज होना को हम लोग स्पॉन्टेनिटी कह सकते हैं, क्या क्राइटेरिया में आ सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग को बचपन से पता है, आप पढ़ रहे होंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ कर दो, ऑक्सीजन के साथ, खुद में खुद हो जाती है और क्या बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के सिर्फ कांटेक्ट में लेके आ जाओ, हाइड्रोजन का यहाँ पे सिलेंडर रख दो, हाइड्रोजन का सिलेंडर का सिर्फ यहाँ पे नहीं, क्या अगर कॉक खोल देंगे तो हाइड्रोजन का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इतने एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सिलेंडर में हाइड्रोजन है, उसका खाली आपको सील, आपको टोटल निकाल देना है, उसका ढक्कन निकाल देना है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ खुद में खुद होती है, स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस के साथ साथ यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, ये रिएक्शन होती कैसे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो डेल्टा एच आती है उसकी वैल्यू -285 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए, ये तो होगा H2O2 के बीच स्पॉन्टेनिटी।
अगर हम लोग बात करें और एक रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, थ्री बाई टू बनेगा अमोनिया। इसका जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, इसका आ रहा है डेल्टा एच, रिएक्शन एंथैल्पी आ रही है -46। देखो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर भी जो बन रहा है अमोनिया, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच, इनका जो एंथैल्पी चेंज आएगा, इनका जो एंथैल्पी चेंज आएगा HCl, इनका जो एंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा RH, इसकी वैल्यू है -92 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली क्या शो कर रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली शो कर रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एंथैल्पी चेंज शो कर रही है नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी क्या कर रही है, नेगेटिव शो कर रही है। तो जो हमारा क्वेश्चन था इस डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस है ना, एंथैल्पी क्या हो रही है पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन एंथैल्पी इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा नहीं है, बस ये कुछ रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शन इस तरह की शो करती है एंथैल्पी, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो एंथैल्पी पॉजिटिव शो करती है, यानी एंथैल्पी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो पॉजिटिव एंथैल्पी शो करना रिएक्शन कौन सी है, स्पॉन्टेनियस N2 + O2 NO2 ठीक है। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आता है डेल्टा H + 33। ये रिएक्शन कैसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन इसका डेल्टा H क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये जो हम लोग क्राइटेरिया सोचा था कि डिक्रीज इन एंथैल्पी इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस, तो नहीं, ये स्पॉन्टेनियस है लेकिन एंथैल्पी क्या आ रही है, बढ़ रही है। सो वी कांट से दिस। और एक ऐसा एग्जांपल है ग्रेफाइट और सल्फर का। ग्रेफाइट यानी हम लोग को पता ही है, चलो कार्बन एंड सल्फर CH2 बनता है। तो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, ये वाले रिएक्शन का डेल्टा H आप रिएक्शन एंथैल्पी देखोगे तो होती है इसकी +128 किलो जूल पर मोल। यानी जो क्राइटेरिया हम लोग सोच रहे थे डिक्रीज इन एंथैल्पी इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, नो, ऐसा हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी जो क्या करती है पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं, एंथैल्पी इंक्रीज एंथैल्पी हो रही है यहाँ पे। तो ये वाला कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, फ्लॉप, कि हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। देखते टाइम कितना हुआ है काफ़ी टाइम। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, ये हो गया। चलो सबसे पहले मैं वो एक वर्ड यूज करता हूँ एंट्रोपी। देखो एक थर्मोडायनामिक टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब सिर्फ इतना समझो कि कोई रैंडमनेस, एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग को अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अगर एक लाइन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी एंट्रोपी कम से कम रहेगी। बच्चे एक लाइन में उस स्कूल में एंटर हो रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। लेकिन वही बच्चों को हमने क्या कर दिया, आज़ाद छोड़ दिया, वहाँ पे कोई टीचर प्रेजेंट नहीं है, तो बच्चे क्या होते हैं, भाग दौड़ करके पूरा रैंडमनेस बच्चों की बढ़ जाती है। तो रैंडमनेस बढ़ जाती है तो उनकी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ गई। बच्चों की एंट्रोपी, जो ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रंस है उनकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो एंट्रोपी मतलब जितनी चीज़ें ऑर्डर में होगी, परफेक्ट ऑर्डर में होगी, डिसिप्लिन में होगी, एंट्रोपी उसकी कम होगी। और जितनी चीज़ें डिसऑर्डर होगी, एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा। राइट। तो बस एंट्रोपी कितना है समझो कि एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज नथिंग बस डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अभी यहाँ पे हम लोग को ये करना है, क्या एंट्रोपी से हम लोग स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं, सिर्फ एंट्रोपी के
पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम लोग स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। क्या है कि कोई जैसे होता है ना कि सिलेंडर में गैस भरी पड़ी है, एंट्रोपी क्या है, सिलेंडर में इतनी खास नहीं, लेकिन जब इस सिलेंडर को कॉक खोल देते तो क्या हो जाती है, रेंडमनेस मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। एक सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल उतना मूवमेंट नहीं कर पाते गैसेस के, लेकिन वही मॉलिक्यूल जब बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद उनको क्या मिलता है, ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उस गैस को क्या मिल जाता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है। उन मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा रेंडमनेस दिखाएंगे और एंट्रोपी बढ़ेगी। और रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस। सिलेंडर में से गैस का लीकेज होना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगरबत्ती के धुएं से अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में फैलना इज स्पॉन्टेनियस। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी क्या हो रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी का बढ़ना हम लोग बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। सॉरी, इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी लिख दिया मैंने। इंक्रीज इन एंट्रोपी हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि हम लोग एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है जिसमें हम लोग को कंसीडर करना है देखो, एक ऐसा हमको एग्जांपल कंसीडर करना है। यहाँ पे दो तरह के गैसेस है, एक बॉक्स है, यहाँ पे दो तरह के गैसेस है। यहाँ पे एक बात हमेशा रखना, ये एंट्रोपी चेंजेस हम लोग एंट्रोपी चेंजेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं या फिर एंट्रोपी चेंज हम लोग देख रहे हैं। इन सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में देख रहे हैं हम लोग एंट्रोपी चेंज, ये सिचुएशन है जब डेल्टा एच क्या हो, जीरो, यानी एंथैल्पी चेंज क्या हो, जीरो। उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंजेस देख रहे हैं। अभी ये वाला क्या है, क्लोज चैम्बर है कांच का, यहाँ पे एंथैल्पी फिक्स है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस कुछ नहीं आने वाला, डेल्टा इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करना हमें ये है, एक पार्टीशन किया है दो गैसेस के बीच, यहाँ पे दो गैसेस के बीच पार्टीशन किया है, ठीक है। एक स्लिट रखी है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बी। जो वाइट है उसको ए कंसीडर कर लो, जो ब्लैक है उसको बी कंसीडर कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्लिट को हटा देते हैं। हटाने से क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएंगे, और बी भी क्या हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, पहले ये एक ऑर्डर में थे, एक की जगह पे ए मॉलिक्यूल्स थे, एक जगह बी मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने स्लिट हटा दी, स्लिट हटा देने के बाद क्या हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो गए। यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ गई, यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे रेंडमनेस इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। क्या हो गया, खुद में खुद हो गया, एंट्रोपी खुद में खुद इंक्रीज हुई, यानी स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज हुई एंट्रोपी। हमने क्या कर दिया, सिर्फ स्लिट हटा दिया, ये खुद में खुद इंटरमिक्स हो गए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया। तो जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली होती है, इट्स उन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एंथैल्पी, उस कंडीशन में एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एंथैल्पी जब कांस्टेंट यानी डेल्टा इज जीरो, उस कंडीशन में एंट्रोपी का इंक्रीज होना इज नॉन एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसके अंदर और कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो, डिग्री ऑफ रेंडमनेस हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। एंट्रोपी का डिग्री ऑफ डिसऑर्डर भी बोलते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग कि एंट्रोपी को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं, लेकिन एंट्रोपी के लिए फार्मूला क्या बन सकता है, एंट्रोपी के लिए फार्मूला क्या बन सकता है हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी, एंट्रोपी के डिनोट करेंगे हम लोग एस से, ठीक है। और एंट्रोपी का हम लोग चेंजेस देखना, तो क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एस। की रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन का क्या कर सकते हैं हम लोग, एंट्रोपी किसी भी रिएक्शन के सिर्फ एस हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम लोग चेंजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना चेंज आया है रेंडमनेस में, सिर्फ वो फाइंड आउट करें, यानी डेल्टा एस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। और डेल्टा एस के बेसिस पे बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। लेट्स सी,
एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रही है? एक चैम्बर है, एक चैम्बर नहीं, कोई रिएक्शन हो रही है, चलो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक चैम्बर, इसके अंदर क्या है, अपने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक दूसरा केस है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हो रहेगा, हम लोग इसको क्या कर देंगे, हीट दे रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट। इसको मैं हीट दे रहा हूँ 100 किलो जूल, इसको मैं हीट दे रहा हूँ 100 किलो जूल, और ये जो चैम्बर इसको मैं दे रहा हूँ 50 किलो जूल। इतनी हीट में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, हीट। इसको दे रहा हूँ हीट कितनी, 100 किलो जूल, उसको दे रहा हूँ 50 किलो जूल। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं कि सेम तो नहीं लग रहा है, लेकिन कंसीडर कर लो, आप लोग कंसीडर कर लो कि दोनों स्ट्रक्चर कैसे सेम ही है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों की साइज़ भी सेम है, दोनों में मॉलिक्यूल्स भी सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सिंपल केस, जब मैंने क्या कर दी, मैंने कोई हीट नहीं दी, मैंने कोई हीट नहीं दी, कोई एनर्जी अंदर ट्रांसफ़र नहीं की, उससे पहले क्या था, उससे पहले दोनों की जो एंट्रोपी की सेम थी। अब मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कितनी दी, इसको मैंने हीट दी Q 100 किलो जूल, इसको मैंने हीट दी Q 50 किलो जूल, ठीक है। तो मुझे बताओ, या तो मैंने इसको हीट दी ही नहीं, इसको 100 किलो जूल दी और इसको हीट दी ही नहीं, तो एंट्रोपी किसकी बढ़ेगी, इसकी, क्योंकि इसको हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उसको मोमेंट मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल की जब मोमेंट बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जो एस है, जो एंट्रोपी है, इज डिपेंड ऑन हीट, क्यू पे डिपेंड कर रही है। एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू पे डिपेंड कर रही है, हीट पे डिपेंड कर रही है। इसको मैंने 100 किलो जूल दी, इसको मैंने 50 किलो जूल, किसके अंदर एंट्रोपी बढ़ेगी, इसके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी, इसके अंदर कम बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी देने से मॉलिक्यूल की रेंडमनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा और एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी हीट। अब हम लोग एक दूसरा इसी एग्जाम को थोड़ा अलग तरह से देखते हैं, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं यहाँ पे ये वाला और इसका टेम्परेचर अभी सेम है, चलो सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको रखता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसका टेम्परेचर मैंने कितना लिखा है, इसको मैंने T1, इसका टेम्परेचर कितना, T1 100 डिग्री सेल्सियस, इसका T2 टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पे। ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे। अब मुझे बताओ, अभी ये जो कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र करता हूँ, कितनी, 50 किलो जूल, और सेम उतनी हीट में इसके अंदर ऐड करता हूँ, कितनी, 50 किलो जूल। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, यहाँ पे 50 किलो जूल ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 किलो जूल ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है, डेल्टा एस की वैल्यू कहाँ ज़्यादा आएगी, यहाँ ज़्यादा आएगी कि यहाँ ज़्यादा आएगी। डेल्टा एस यानी डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिसऑर्डर है किस में ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा इसमें आएगा। यह वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। टेम्परेचर क्या है, कम, डेल्टा एस क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे, यानी ये ऑलरेडी मोशन में था, ऑलरेडी इसकी डिसऑर्डर ज़्यादा थी, तो ऑलरेडी ज़्यादा थी, और 50 किलो जूल ऐड करने के बाद डिसऑर्डर चेंज उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना इसके अंदर आएगा। इसके अंदर काफ़ी कम थी एट 25 डिग्री सेल्सियस, और 50 किलो जूल ऐड करते इसका एंट्रोपी डिसऑर्डर क्या होगा, बढ़ गया। इसका एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर क्या होगा, बढ़ गया। 50 किलो जूल ऐड करती, इसका ऑलरेडी ज़्यादा था, इसलिए जो डिफरेंट आएगा इसका कम आएगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो एंट्रोपी डिफरेंस एट लोअर टेम्परेचर विल बी हाई, यानी डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। तो ये हम लोग का फार्मूला बनता है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर हम लोग बात करते हैं तो कांस्टेंट डेल्टा एच जो होता है, क्यू को हम लोग डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा एस
इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी बी हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज एट अ कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट चेंजेस इक्वल टू द डेल्टा एच, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ फार्मूला वी कैन गेट फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग डेल्टा एंट्रोपी को मेजर करने के लिए हम लोग ये वाले कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज हम लोग एंट्रोपी मेजर नहीं कर सकते। एंट्रोपी को समझ के अंडरस्टैंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ को समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आगे का देखते हैं टाइम कितना होगा। अगर ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो हम लोग इसको बस थोड़ा सा बाकी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको पता चल गया एंट्रोपी का कंसेप्ट आपको पता चल गया। क्यू रिवर्सिबल यहाँ पे नहीं, क्या एक चीज़ में लिखना भूल गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्चुअली एंट्रोपी दिखी जाती है, तो रिवर्सिबल लिखना भूल गया, इट्स ओके चलेगा। अभी देखो जब एंट्रोपी होती है तो एंट्रोपी चेंजेस किसकी होने चाहिए, एंट्रोपी चेंजेस डेल्टा टोटल एंट्रोपी चेंजेस मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन होती है तो हमको पता है कहाँ होती है रिएक्शन होती है किसी सिस्टम एंड आजू बाजू क्या होता है सराउंड। तो अब जब एंट्रोपी की बात करें तो हम लोग सिस्टम के साथ साथ हमको एंट्रोपी की बात करनी है सराउंड की भी, ठीक है। सराउंड एंड सिस्टम के टोटल एंथैल्पी को प्लस करेंगे तो क्या हो जाती है टोटल एंट्रोपी। और टोटल एंट्रोपी चेंजेस क्या हो जाएगी, सॉरी ये क्यों लिख दिया, टोटल जो डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है अगर ये ज़्यादा आई, ये पॉजिटिव ये ज़्यादा आई डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस टोटल अगर मैक्सिमम होगा ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कम होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट द कौन सी सिचुएशन में, जब डेल्टा एच क्या हो कांस्टेंट हो, डेल्टा एच क्या हो कांस्टेंट हो, तभी हम लोग एंट्रोपी बढ़ना मतलब क्या कहलाएंगे स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी का घटना मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोग कहेंगे जब डेल्टा एच कांस्टेंट हो। लेकिन जब केस कैसा हो, लेकिन जब ऐसा केस हो जब डेल्टा एच की भी वैल्यू हो और डेल्टा एस की भी वैल्यू हो, डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू, उस सिचुएशन में हम लोग इस तरह को अप्लाई, उस सिचुएशन में हम लोग ने क्या दूसरा टर्म यूज़ करेंगे गिब्स वगैरह, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे दिस इज फिनिश नाउ। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे वाला जो टॉपिक है इट्स गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और लेक्चर और ये जो चैप्टर है नियर अबाउट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने में आ गया है, तो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो नाउ गुड बाय एवरीवन।